Hello everyone. Today we are going to start 12th physics chapter number 1 electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज, इलेक्ट्रॉन या चार्ज। स्टैटिक्स मतलब होता है स्टेशनरी या रेस्ट, यानी कि रेस्ट चार्ज। फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर रेस्ट चार्ज स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत स्थितिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि चार्ज, इलेक्ट्रो चार्ज जो होता है वो चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है, एक मैटर के साथ प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रदर्शित करता है। एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब बात आती है कि मैटर क्या होता है। मैटर को सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम बोले तो एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो। एक ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो वो सिंपली मैटर कहलाता है। अब जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा उसका रेस्ट मास जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खुद का मास होता है। इस कारण मैटर का भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो मैटर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका रेस्ट मास नॉन जीरो हो और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हो। तो चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, किसी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसे ही चार्ज कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। अब बात आती है कि चार्ज कितने प्रकार का होता है। फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, चार्ज दो प्रकार का होता है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। देखो, चार्ज जो होता है ना, 10th के अंदर एक चैप्टर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम सीखा होगा कि I = होता है Q/T। वहाँ से आता है कि Q I/T, यानी कि जो आवेश होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड के मल्टीप्लाई से बनता है। यानी कि इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसको कूलाम बोला जाता है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का वो होता है कूलाम, और उसका डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन होता है एम्पियर का A और टाइम का T लिया जाता है। अब इसकी यूनिट की बात की जाती है तो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है फेराडे। चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है फेराडे। एक फेराडे = 96500 चार्ज होता है। एक फेराडे = 96500 कूलाम होता है चार्ज। और इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है स्टैटिक्स कूलाम। एक कूलाम = 3 × 10⁹ स्टैटिक्स कूलाम होता है। ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और फेराडे इसका लार्जेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। अब बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज के करेक्टर क्या क्या होते हैं। अब चार्ज जो होता है सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब चार्ज ट्रांसफ़र किस रूप में होता है, मेनली तो ये होता है कि चार्ज ट्रांसफ़र किस रूप में होता है। तो चार्ज जो होता है, चार्ज ट्रांसफ़र जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर उसका सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स के कारण पॉजिटिव चार्ज बनता है और उसके चारों तरफ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर सेल के अंदर मोशन करता रहता है, गति करता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन उसके सर्कुलर सेल में मोशन करता रहता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब आउटर सेल्स के अंदर होता है तो वो थोड़ी बहुत एनर्जी प्राप्त करके, थोड़ी बहुत एनर्जी लेके वहाँ से आसानी से रिमूव हो सकता है, आसानी से हट सकता है। इसी कारण बोला जाता है कि जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसका ट्रांसफ़र हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होता है, प्रोटॉन्स के रूप में नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है एटम के सेंटर पार्ट में होता है और वहाँ से वो इजीली रिमूव नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि चार्ज का ट्रांसफ़र, आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ही आसानी से होता है।
अब जैसे कि इसका सेकेंड क्वांटिटी क्या दिखाया गया है, प्रॉपर्टी, कि चार्ज इज ट्रांसेबल। यस, चार्ज इज ट्रांसेबल। क्या, किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। इलेक्ट्रॉन्स के रूप में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। जो आवेश होता है वो हमेशा द्रव्यमान के संगत ही एसोसिएट होता है। क्यों? जैसा कि हमने बताया था कि आवेश क्या होता है, एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रदर्शित करता है। अब मैटर के लिए तो हमने बोला था कि मैटर वो पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। अब जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण द्रव्यमान भी होगा, मास भी होगा। तो मैटर के लिए पहले मास आता है, मास आने के बाद में मैटर से एसोसिएट होता है, यानी कि किसी मास से एसोसिएट होता है उसका चार्ज। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। ऐसा भी बोला जाता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, क्योंकि सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है चार्ज के लिए, क्या ज़रूरी होता है चार्ज के लिए? मास ज़रूरी होता है, मास होना चाहिए, उसके बाद ही चार्ज आएगा। क्योंकि चार्ज किसका प्रॉपर्टी होता है? चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है, और मैटर किससे बनकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन से। यानी कि पहले मैटर के लिए मास आएगा, उसके बाद उसका करेक्टर आएगा चार्ज। लेकिन मास जो होता है विदाउट चार्ज के पॉसिबल हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है और मास 1 एम ही होता है। न्यूट्रॉन के साथ में ऐसा होता है। तो मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है, लेकिन चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इन चार्जिंग द मास ऑफ बॉडी। अब देखो, चार्जिंग के दौरान बॉडी का द्रव्यमान मास कैसे बदलता है वो देखो। जैसे कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान है m। अब इसको चार्जिंग किया। अब चार्जिंग दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। जब हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन हटेगा, और नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ये होता है नेगेटिवली चार्ज करना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ -19 कूलाम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी को चार्जिंग करने का मतलब इलेक्ट्रॉन उससे जोड़ना या इलेक्ट्रॉन हटाना। अगर पॉजिटिवली चार्ज करना होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ में प्रोटॉन जोड़े जाते हैं, नहीं। पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाते हैं तो माइनस वाला पार्ट निकल के चला जाता है, तो पीछे क्या बचता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज। और जब उससे इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, यानी उससे माइनस चार्ज जोड़ा जाता है, तो माइनस नेगेटिव चार्ज जोड़ा जाएगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखो, इसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का खुद का कुछ ना कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻34 kg होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जब इससे इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इसका मास क्या होगा? ऑटोमेटिकली इसका मास डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन हटेगा तो मास डिक्रीज होगा। और जब इसकी नेगेटिवली चार्ज होगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसका मास क्या होगा? इसका मास ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि चार्जिंग के दौरान मास चेंज होता है। और मास चेंज किस दौरान, किस प्रकार से होता है? जब किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है तो उसका मास बढ़ जाता है, इन पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, सॉरी, मास घट जाता है। और जब नेगेटिवली चार्ज किया जाता है तो नेगेटिवली चार्ज के दौरान उसका द्रव्यमान मास बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को जुड़ने से उसका मास बढ़ जाता है। अब एक पॉइंट और होता है कि चार्जिंग के दौरान इसके वॉल्यूम पर, किसी बॉडी के वॉल्यूम पर चार्जिंग के दौरान क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है। अब वो देखते हैं। जैसे कि कोई बॉडी है, अब उस बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज करोगे। पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज करोगे, नेगेटिव चार्ज का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन आप जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उस पीछे क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है कि पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है।
और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी रिपल्सन होता है। तो इस रिपल्सन के कारण क्या होता है, चार्ज जितना दूर रह सके एक दूसरे से उतना दूर रहने की कोशिश करेगा। अब चार्ज जितना दूर रहने की कोशिश करेगा यानी कि चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा। एक दूसरे से दूर जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि चार्जिंग आप कैसा भी करो, पॉजिटिवली चार्ज करो या नेगेटिवली चार्ज करो, बॉडी का वॉल्यूम हमेशा हमेशा इंक्रीज होता है। मास ऑन डिपेंड चार्जिंग, आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो कि नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो। पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो तो मास डिक्रीज होगा और नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो तो मास इंक्रीज होगा। लेकिन वॉल्यूम जो होता है हमेशा हमेशा चार्जिंग के दौरान वॉल्यूम बढ़ता ही बढ़ता है। अब बात करते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन की। अब देखो क्या होता है कि क्वांटा क्या होता है, क्वांटा एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके मिनिमम वैल्यू होता है जिसके रूप में कोई भी जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो ट्रांसफ़र होती है, फिजिकल क्वांटिटी या कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि मनी जो होता है ना, मनी का मिनिमम अभी ट्रांसफरेबल वैल्यू है कितना, 1। मनी मिनिमम जो पैसा होता है वो 1 के रूप में ट्रांसफ़र होता है। मिनिमम वैल्यू अभी कितना, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50 जो भी होता है, लेकिन उसका मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू कितना अभी 1 है। पहले कितना था, 1.5 भी हुआ करता था, कभी 1/4 भी हुआ करता था, लेकिन करंटली कितना है, करंटली है 1, करंटली है 1। तो अभी जो मनी होता है वो 1 के रूप में ट्रांसफ़र होता है। यानी कि मनी जिस छोटे से छोटे रूप में ट्रांसफ़र होता है वो होता है मनी का क्वांटा। जैसे कि एक क्या होता है, मनी का क्वांटा होता है, 1 रुपीज़ मनी का क्वांटा होता है। वैसे चार्ज जिस मिनिमम वैल्यू के रूप में ट्रांसफ़र होता है वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अभी जो चार्ज का ट्रांसफरेबल वैल्यू मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का क्वांटा क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही होता है कि जैसे कि लाइट जो होता है, लाइट जो आती है, लाइट एनर्जी लेके आती है। तो लाइट एनर्जी लेके आती है तो ये बोला जाता है कि लाइट एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में लाती है। ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में लाइट एनर्जी लेके आती है। तो जो सबसे छोटा पैकेट होता है, एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट होता है जिसके रूप में वो एनर्जी लाता है, उसको बोला जाता है क्या, फोटोन। सबसे छोटा पैकेट जो होता है उससे बोला जाता है फोटोन। यानी कि लाइट का क्वांटा क्या हो गया, फोटोन हो गया, क्योंकि लाइट जिस मिनिमम वैल्यू के रूप में आती है एनर्जी के, वो से बोला जाता है फोटोन। तो लाइट का क्वांटा क्या हो गया, फोटोन। चार्ज का क्वांटा क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही मनी का क्वांटा क्या हो गया, मनी का क्वांटा हो गया 1 रुपीज़ अभी। हाँ, तो चार्ज क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी और चार्ज फ्री यूनिट। हाँ, तो ये होता है कि चार्ज का क्वांटा क्या होता है, चार्ज का क्वांटा होता है 1 इलेक्ट्रॉन। जिस मिनिमम वैल्यू के रूप में चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो होता है चार्ज का क्वांटा। और चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना है, ट्रांसफ़र होता है 1 होता है अभी। एक ये भी बोला जाता है कि चार्ज जो होता है ना, वो एक अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, उनका चार्ज होता है -e/3 और 2e/3। अब क्वार्ट्स और डाउन क्वार्ट्स का पार्टिकल्स का चार्ज होता है। जिस दिन इसका सत्यापन, भौतिक सत्यापन हो गया फिजिकली, उस दिन चार्ज का क्वांटा ये हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चार्ज का क्वांटा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज अभी मिनिमम जिस वैल्यू के रूप में ट्रांसफ़र होता है वो होता है 1। अब 1 है तो इसका ट्रांसफ़र 1 के रूप में या 2 के रूप में या 3 के रूप में ऐसा हो सकता है। 1.1, 1.4, 1.3 इसके रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन उसके बाद में 0.1, 0.3, 0.4 इनका कोई फिजिकल अप्रियंस नहीं है। इसलिए चार्ज जो होता है वो मल्टीपल्स के रूप में ट्रांसफ़र होता है। एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एन का मान हमेशा एन के मल्टीप्लाइज के रूप में ही ट्रांसफ़र होता है चार्ज। अब जैसे कि किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन निकाले, एक बॉडी है जो, एक बॉडी है उससे हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए उससे, तो पीछे कितना बच गया, +5e। तो चार्ज के लिए हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू ई इंटू 5e, तो उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 5e। तो टोटल चार्ज के लिए क्या बोला जाता है, किसी भी बॉडी के टोटल चार्ज Q इजिकल टू कितना होता है, n इंटू ई, एन नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव इसका वो जो वैल्यू
हो सकता है। तो टोटल चार्ज किसी बॉडी का कितना होता है, n/e। अब इसके क्वेश्चन ये दिए जाते हैं कि जैसे कि कुछ बोल दिया जाता है कि एक बॉडी जो है उसका चार्ज मान लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम है। अब बोला जाता है कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हमें एक बॉडी है उसका चार्ज दे दिया, टोटल चार्ज, हमें अगर बॉडी का टोटल चार्ज मिल गया तो Q = NE। हमें n चेक करना है कि n का मान क्या आ रहा है। n का मान 1 2 3 4 5 आ रहा है तो ये पॉसिबल है, और n का मान पॉइंटों के अंदर आ रहा है तो वो डेसिमल में आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो टोटल चार्ज हमें दिया हुआ है जैसे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻20 एन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 1.6 से तो 1.6 गया, 10⁻⁻20 के अंदर इसका डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 0.1, यानी n का वैल्यू 0.1, यानी कि अब चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब होता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये मतलब होता है कि जितना पहले था उतना का उतना रहता है, चार्ज प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका बाह्य वातावरण, आउटर इन्वायरमेंट से किसी भी प्रकार का एनर्जी, मास, मोमेंटम, चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई लेना देना ना हो, बाह्य वातावरण से कोई उसका लेना देना ना हो, जो अंदर है वो अंदर ही रहे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते हैं कि इसके अंदर एक बॉडी है, दो बॉडी है। अब इस एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और मान लिया इस दूसरी पर जाके वो चिपक गया, तो इसका चार्ज हो गया +E, इसका चार्ज हो गया -E। इसका नेट चार्ज जो था ट्रांसफ़र करने से पहले वो था 0, और अब इसका ट्रांसफ़र करने के बाद भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद भी इसका जो नेट चार्ज आएगा वो नेट चार्ज कितना आएगा, +E और -E = 0। यानी कि चार्ज जो होता है ना, एक इंडिविजुअल के लिए चार्ज प्रोड्यूस, इंडिविजुअल के चार्ज हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, उसका चार्ज परिवर्तन हो सकता है, चेंजेबल हो सकता है एक इंडिविजुअल वैल्यू, एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए। लेकिन एक सिस्टम के लिए जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि जितना पहले होता है उतना का उतना बाद में होता है। एक इंडिविजुअल के लिए चार्ज चेंज हो सकता है, चार्ज का वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन एक पूरे सिस्टम के लिए चार्ज की वैल्यू हमेशा कंजर्व रहती है, जितनी पहले थी उतनी उतनी रहती है। जैसे कि अपना पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स आ गया है, इसके अंदर अर्थ आ गया, मून आ गया, सन आ गया, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। लेकिन जैसे कि यहाँ से निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ कुछ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। यानी कि चार्ज एक इंडिविजुअल के लिए चेंज हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज हमेशा 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 के लिए नियत कांस्टेंट रहता है। यानी कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चार्ज के बारे में कि चार्ज इज इन वेरिएंट। इन वेरिएंट का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तनशील, जो बदले ना। जैसे कि बोला जाता है कि एक बॉडी है, एक बॉडी का चार्ज है +E। अब उस बॉडी को एक कार के अंदर रख दिए, कार बन गई, ये कार के टायर लग गए, ये कार का आगे का बोनट हो गया, ये चूहे की जैसी एक कार बन गई। अब ये कार v वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रही है। v वेलोसिटी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रही है, ये एक +E इलेक्ट्रॉन को लेकर के। और यहाँ पर एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट क्या कर रही है, ये लिफ्ट +E चार्ज को लेकर के ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, यूं ये हो रही है। अब देखो, जो रेस्ट के अंदर था v, इसका रेस्ट था, रेस्ट के अंदर था चार्ज, उसका चार्ज भी होता है E। जब वो गति करता है तब भी उसका चार्ज, बॉडी का चार्ज तो ही रहता है, क्योंकि चार्ज क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरी जगह पर जाएगा तब ट्रांसफ़र होगा, गति करने से उसका चार्ज चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि चार्ज इज इन
वेरिएंट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आप अर्थ की सतह पर हो या कार के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो या उसका एक्सेलरेट हो रहा हो। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि अगर चार्ज रेस्ट पर रहता है, चार्ज रेस्ट पर रहता है तो चार्ज जो होता है ना, चार्ज वर्ड आते ही किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आते ही उसके साथ एक प्रॉपर्टी और एसोसिएट हो जाती है, उससे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि चार्ज आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अब चार्ज आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, यानी कि चार्ज जब रेस्ट के अंदर होता है, एक रेस्ट के अंदर होता है, v इज इक्वल टू उसका 0 होता है, तो उसके साथ कौन सा फील्ड एसोसिएट होता है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है। अब जब चार्ज v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट कर देता है, तो अब उससे कौन कौन से फील्ड एसोसिएट हो जाता है। देखो, चार्ज वर्ड आते ही इलेक्ट्रिक तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक के साथ साथ जब चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर देता है, तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में पूरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके अंदर पूरा स्टडी करेंगे कि जब चार्ज मोशन करता है तो उससे संबंधित एक फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है एक्सीलरेटेड। जब चार्ज एक्सीलरेटेड होता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक तो होता है, गति कर रहा है मतलब मैग्नेटिक भी होगा, और उसके साथ साथ एक्सीलरेशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ जाता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स